हेलो सीरियस एस्पिरेंट, धन्यवाद आपका कीमती समय निकालकर इस चैनल पे आने के लिए। देखिए, हम ज्योग्राफी आरएस पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। इस क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे और हम आपको एश्योरेंस दिलाते हैं कि इन टॉपिक से रिलेटेड ये पीवाईक्यू करने के बाद आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में वो भी क्लियर हो, उनसे रिलेटेड भी सारी नॉलेज क्लियर हो जाएगी। हम हमारी तरफ से बेस्ट देंगे। आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर सोचना है और फिर हम जो सॉल्यूशन दें उससे मिलान करके ये देखना है कि क्या आपने वैसा ही कुछ सोचा था। तो बिना समय बर्बाद करते हुए एस्पिरेंट्स, हम आगे चलते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सोचिए। आपको हम 5 सेकंड देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। विश्व के किन वनखंड में सर्वाधिक वन उन्मूलन डिफॉरेस्टेशन मैक्सिमम लेवल पर कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, अंकित किया गया है? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन। कैसे? देखिए, जो सबसे अधिक जो उन्मूलन है ये उष्ण कटिबंधीय वनों में है और स्पेशली अमेजन बेसिन में, कॉन्गो बेसिन में, अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका, कॉन्गो अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया, जो हम भारत के बाद ये जो इलाका है, इस वाले इलाके में ये जो इसमें साउथ ईस्ट एशिया में उष्णकटिबंधीय वन सर्वाधिक देखे जाते हैं और उन्मूलन जब यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ यहीं पे उन्मूलन भी अधिक है। और कारण क्या है? देखिए यहाँ पे कारण है। देखिए, ये तो हो गया अमेजन बेसिन, ये कॉन्गो बेसिन है अफ्रीका के इस वाले एरिया में, ठीक है। और ये कॉन्गो बेसिन है और ये देखिए डिफॉरेस्टेशन ऐसे हो रहा है, ये फॉरेस्ट, बट इस एरिया में फॉरेस्ट नहीं, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दी गई है, ठीक है। तो देखिए, मुख्य कारण क्या है वनों की कटाई के? एक तो एग्रीकल्चर है ही है, सेकंड पशुपालन, तीसरा खनन, फोर्थ शहर सड़क निर्माण और तीसरा शहरीकरण, चौथा शहरीकरण, ठीक है। तो 4-5 कारण ये हैं, ये आपको नज़र में दिमाग में होने चाहिए। और देखिए, ये उष्णकटिबंधीय जो वन है पृथ्वी की जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है और अगर इनका हम विनाश करते हैं तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता दोनों के लिए बहुत बड़ा बिग चैलेंज हम और रिस्क खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जैसे अमेजन जो फॉरेस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? अमेजन फॉरेस्ट को बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये आपको पता है, ये जो दक्षिण अमेरिका का जो भाग है, इस इलाके में हमें भी ऊपर दिखा है आपको, अमेजन फॉरेस्ट है, ये लंग्स ऑफ अर्थ है। कॉन्गो बेसिन, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट वर्षा वन है, ठीक है। फर्स्ट ये और सेकंड ये। इंडोनेशिया जो फॉरेस्ट है, इंडोनेशिया फॉरेस्ट की बात करें हम, तो इंडोनेशिया जो फॉरेस्ट है इसमें पाम ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। और पाम ऑयल अत्यधिक फैला हुआ है, पाम ये जो पेड़ हैं पाम ट्रीज, और इसकी वजह से यहाँ वनों की कटाई होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई इनके गुण क्या हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, तो देखिए मेन
है कि यहाँ पे वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक, टेम्परेचर होगा हाई, और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी भी क्या पाई जाएगी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इस एरिया में। ठीक है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन जैसे शब्द आए तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी ट्रॉपिकल रीजन में ही है, बीडी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही हो। तो कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो आप मुझे बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है। अमेजन, करेक्ट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, कॉन्गो बेसिन, वेरी गुड। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, मैंग्रोव की बात कर रहे हैं हम। ओ सॉरी, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, सुंदरबन, करेक्ट। रेड प्लस जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किससे संबंधित है, ये डिफॉरेस्टेशन को कम करना, जो वनोन्मूलन हो रहा है उसको कम करना। देखो यूपीएससी क्या पूछ सकता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है मुख्यतः किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है, तो 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। देखिए बाकी जो उसमें ऑप्शंस दिए थे इस क्वेश्चन में, पहला दिया था कोणधारी वन, तो कोणधारी वन तो वैसे ही यहाँ पे टैगा फॉरेस्ट होते हैं, हम दिखाएंगे आपको टैगा फॉरेस्ट के फोटो। तो यहाँ वन उन्मूलन उतना नहीं होता। पतझड़, ये जो पतझड़ी सवाना है, यहाँ तो वैसे ही घास प्रदान होते हैं तो पेड़ों का तो मतलब ही नहीं है इतना। और ज्वारी वन जो है ये अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, और इनका क्षेत्र वैसे ही बहुत कम है। ठीक है, एरिया बहुत कम है, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए। 5 4 3 2 1, बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है जीवन का बैरोमीटर। देखिए मुझे बताइए कि अगर कोई डॉक्टर जब किसी मरीज की पूरी हेल्थ रिपोर्ट देखकर देखकर बताया बताता है कि भाई मरीज कितना स्वस्थ है, या उसमें कितनी किस में क्या बीमारी हो सकती है, या कितना हेल्थ को प्रॉब्लम है, ठीक वैसे ही अगर हम ये वही काम अगर पूरी दुनिया की प्रजातियों के लिए जो कोई करता है वो ये रेड लिस्ट करती है ना। रेड लिस्ट है बैरोमीटर ऑफ लाइफ। ठीक है। तो देखिए एक, जैसे बैरोमीटर मौसम का दबाव बताता है, वैसे आईयूसीएन जो लिस्ट, आईयूसीएन रेड लिस्ट है, ये पर्यावरण पे दबाव, पर्यावरण जीवों पे क्या दबाव पड़ रहा है, किस पे कितना खतरा है ये बताती है कि भाई किस पृथ्वी पे जो जीवन है उस पर कितना दबाव है, कौन सी प्रजाति सुरक्षित है, कौन सी खतरे में है, कौन सी विलुप्त होने वाली है। इसलिए इसे हम कहते हैं बैरोमीटर ऑफ लाइफ। एक तरह से जीव जंतुओं का हेल्थ कार्ड है ये। तो मान लीजिए टाइगर है, राइनो है, गोरिल्ला है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सारे जो पक्षियों को एक यूनिक कैटेगरी दी जाती है, और उससे ये डिसाइड होता है कौन सी प्रजाति सुरक्षित है, कौन सी खतरे में है। ठीक है। तो आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। और ये टॉप 10 आईयूसीएन लिस्ट में जो जीव हैं जिनकी लाइफ पे थ्रेट है वो हैं। तो आईयूसीएन लिस्ट में देखिए कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, हम आज उनको ही देख लेते हैं साथ साथ। एक है लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटेंट। ठीक है। देखिए इसका एक
ट्रिक याद कर लीजिएगा। लड़का नया वाहन लेकर एकदम क्रोधित होकर एक्सीडेंट। ठीक है, लड़का नया वाहन लेकर एकदम क्रोधित होकर एक्सीडेंट, इससे लिंक हो जाएगा। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये राजस्थान का स्टेट वर्ड है और ये IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। एशियाटिक लोइन, एशियाटिक लोइन जो है ये एंडेंजर्ड में है और गुजरात के गिरबन में पाया जाता है। ठीक है, और आई थिंक फोटो हमने लगा रखे होंगे। और अगर बात करें हम इसकी, और और भी कुछ जीव हैं जिनका हम आगे आपको लिस्ट शेयर करेंगे, साथ साथ उन पर ठीक ठाक डिस्कशन भी रखेंगे अपन, है ना। तो बताइए, IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, नहीं पता होगा, हम बताते हैं इसका। देखिए, IUCN का हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, IUCN हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। रेड लिस्ट स्टार्ट की थी इन्होंने 1964 में, और इसका उपनाम हम बैरोमीटर ऑफ लाइफ जानती हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और एशियाटिक लोइन का एंडेंजर्ड। ठीक है, देखिए हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड में हो गया और 1964 में स्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए। 5 4 3 2 1। तो बताइए इसका आंसर, कौन सा कथन गलत है। अलीनो इन लालिनो एक प्रकार के झंझावात हैं। अलीनो के दौरान तट के दूर पादप प्लवक कम होते हैं। लालिना के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती हैं। अलीनो एवं लालिना मौसम के प्रतिरूप हैं। देखिए आपने कभी सोचा है, देखिए अभी मानसून का समय आने वाला है, और आपने कभी सोचा है कि प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशियन का पानी थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा हो जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या इससे राजस्थान की बारिश पर प्रभाव पड़ेगा, क्या भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के सूखा पर प्रभाव पड़ेगा, या अमेरिका की बाढ़ पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या बिल्कुल पड़ता है, और इनका कारण भी बनता है, और इसी खेल को हम अल नीनो और ला नीना के नाम से जानते हैं। फिलहाल तो इसका आंसर ए सही है। हम इसको और ऑप्शंस, ए सही इसलिए है क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है, और ये गलत है। ये झंझावात नहीं है, ये साइक्लोन नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको साइक्लोन समझते हैं और इस पर टिक लगाए थे, एक्चुअली साइक्लोन नहीं है। और इसको, ये जो एलिनो और लालिना है, एक एंसो घटना है, उसका भाग है। एंसो का फुल फॉर्म है अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। हम बताते हैं क्या चीज़ है आपको, ना। देखिए, होता क्या है कि बाकी तीनों ऑप्शंस हम आपको बताते कि कैसे सही है। देखिए, देखिए ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है, स्पेशली पेरू के तट की बात की जाए तो इसका पूर्वी भाग का जो पानी है, अगर सामान्य से गर्म हो जाए
सामान्य है उससे ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो भारत का मानसून है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। देखिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पानी ठंडा है, तो मूवमेंट ऐसे होता है पानी का। लेकिन यहाँ यहाँ भी गर्म, यहाँ भी गर्म, तो मानसून उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और जब मानसून कमज़ोर होगा तो सूखे की स्थिति बढ़ेगी। और इस स्थिति को किस नाम से जानते हैं? हम इस स्थिति को जानते हैं अल नीनो के नाम से। ठीक है, यह तापमान अधिक होता है वहाँ प्रेशर लो होता है, और जहाँ तापमान कमज़ोर होता है वहाँ प्रेशर हाई होता है। ठीक है, प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप। और ला नीना में क्या होता है, जब प्रशांत महासागर के जो पूर्वी तट है, प्रशांत महासागर का पूर्वी तट, तो ये पूर्वी भाग जो है, सॉरी, पेरू का तट और पूर्वी भाग प्रशांत महासागर का, यहाँ पे जब तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा कि यहाँ का जो मॉनसून है यहाँ और मजबूत हो जाएगा। मॉनसून मजबूत हो जाएगा कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीट है बहुत ज़्यादा इस एरिया में, और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। हमको पता है जब ठंड ज़्यादा होगी वहाँ तो प्रेशर क्या रहेगा, हाई। और जहाँ हीट ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा, वहाँ प्रेशर क्या रहेगा, लो। और हमें पता है विंड्स हाई से लो की तरफ मूव करेंगी, तो ये बहुत फास्ट मूव करेंगी, और इसका नतीजा क्या होगा, मानसून तेज होगा। इवन ये हो जाएगा कि हो सकता है भारत में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। ठीक है, देखिए तो अल नीनो को हम कह सकते हैं, अल नीनो को एक नाम दिया जाता है, ये हॉट बॉय है। क्या है? हॉट। ये मानसून को कमजोर करता है। और ला नीना जो है ये क्या है, कूल गर्ल। ये है कूल गर्ल, और इससे क्या होता है, मानसून मजबूत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है, कोई अलिनो लालिनो चक्रवात नहीं है, पहली बात। ऑप्शन दूसरे की बात करें तो अलिनो जो है के दौरान तट के दूर पादप प्लवक कम होते हैं। अलिनो के दौरान अपवेलिंग कम होती है। पादप प्लवक जो है इसको बोलते हैं अपवेलिंग। और इसका मतलब है कि समुद्र की जो गहराई है, मान लो ये समुद्र है, इसकी जो गहराई में जो पोषक तत्व है वो ऊपर नहीं आ पाते, और इसलिए मछलियाँ भी कम हो जाती हैं। बात करें इसकी थर्ड ऑप्शन की, ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती है, तो बिल्कुल होती है, सामान्य से अधिक अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं। और अल नीनो व ला नीना मौसम के प्रतिरूप हैं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रभाव भी दिखाते हैं। प्रतिरूप तो ही है और प्रभाव भी मौसम को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं और ये गलत है। और ज़्यादा टफ नहीं था, कोई साइक्लोन आपको पता होना चाहिए, साइक्लोन नहीं होते ये। चलो कोई नहीं, नहीं पता तो अब याद हो जाएगा आपको। तो देखिए अलीनो जो अलीनो जो है ये एंसो का हिस्सा है, और अलीनो जो है अलीनो स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ होता है छोटा बालक। छोटा बालक मतलब अगर बात करें तो इन्फेंट जीसस। और अलीना का मतलब है छोटी बालिका। हमने दिया कि हॉट बॉय और कूल गर्ल। ठीक है, अगर यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम बता देते हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा, लास्ट है वैसे तो। इंडियन मानसून को प्रभावित करने वाले अगर हम कारकों की बात करें, अगर इंडियन मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो एंसो, एक तो एंसो प्रभावित करता है। ठीक है,
एक इंडियन ओशियन डाइपोल प्रभावित करता है और एक करता है MJO, मेडिन जूलियन आइसोलेशन ऑसिलेशन, जूलियन ऑसिलेशन। देखिए, अगर अल नीनो है मतलब हमारे यहाँ पे मानसून कमज़ोर पड़ सकने की संभावना है, तो पॉजिटिव अगर IOD हो जाएगा इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल का मतलब ये है कि अगर ये भारत है तो इस एरिया का टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, तो हवा यहाँ से यूँ मूव करती है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टेम्परेचर अधिक है, यहाँ टेम्परेचर कम है, और यहाँ से हवाएं मूव ऐसे करती हैं, तो मान लो ये वाली मानसून, ये वाली हवा यहाँ ना भी आ पाए, कम आ पाए, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इससे जो अल नीनो का प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो एक रिवीजन के लिए बताइए, अल नीनो क्या करता है, मानसून को कमज़ोर, ला नीना मानसून को मजबूत, एनसो क्या है, अल नीनो और ला नीना को मिला के एनसो बोलते हैं। ये चक्रवात नहीं है, पहली बात, अल नीनो और ला नीनो, ठीक है। चलो 2023-24 में इसका प्रभाव ठीक ठाक रहा, तो उससे संबंधित चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए। बताइए आंसर। 5 4 3 2 1। देखिए, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन साधारण प्रश्न दिखने में लग रहा है, लेकिन इससे हम और चीज़ें जो UPSC और RPSC से फ्यूचर में बन सकती है वो होगा फॉरेस्ट कवर, टी कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जिससे कई प्रश्न हम बना सकते हैं, अब बना सकती है। तो अब भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, आपको पता है। लेकिन आपको पता है केवल जो 5% के समथिंग हिस्सा ही है जिसमें वन क्षेत्र है, तो उसका आंसर तो ये है 4.87, लेकिन इसको मोटा मोटा आप याद करिए 5%, ठीक है। हमें सिर्फ परसेंटेज याद करके नहीं छोड़ना, हमें और चीज़ें भी करनी है, तो इसी क्वेश्चन से निपटा देता हूँ चीज़ों को। तो इसका क्षेत्रफल जो है राजस्थान का वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और उसमें से 16,654 वर्ग किलोमीटर जो कि अप्रोक्सीमेटली 5% है, तो 4.87 बोल दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इतना बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान, उसके बाद भी हमारे राज्य में मात्र 5% के समथिंग वन है, और इसका मुख्य कारण आपको पता है कि अपना थार का रेगिस्तान मरुस्थल है। और एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस क्या है? देखिए, फॉरेस्ट एरिया जो है वो होता है जो सरकार द्वारा अधिसूचित जो होता है, सरकार द्वारा अधिसूचित वन वन भूमि है ना, सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमि जो कि कागजों में जो वन है। और फॉरेस्ट कवर का मतलब ये होता है जब हम सैटेलाइट से या उपग्रह से देखते हैं तो वास्तविक जो वन है, जमीन पर जो मौजूद वन है, उनको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं ना। और UPSC ने इस कॉन्सेप्ट पे कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं। ये एरिया आपको पता ही है, आपका नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ से है ये। तो राजस्थान से कुछ फॉरेस्ट फैक्ट्स जो हमें पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जो वन है राजस्थान में वो कहाँ पे है? उदयपुर में,
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वन है वो उदयपुर में है और सबसे कम वन जैसलमेर में है। और वनों के प्रकार कौन से हैं अपने यहाँ है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। कैसे वन? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। मेन रूप से जो वन फैला हुआ है यहाँ पे, जो ये अरावली क्षेत्र है इसके आसपास केंद्रित है। मैक्सिमम जो भी ये 5%, 4.87 का हिस्सा वो मैक्सिमम इस एरिया में है। उदयपुर, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है, सिरोही और चित्तौड़गढ़ कंपेरेटिवली मैक्सिमम यहाँ पे। और ये जो एफएसआई की रिपोर्ट जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये देहरादून में है ये ना। किस मंत्रालय के तहत आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज के तहत। ये कितने वर्ष में ये वन रिपोर्ट जारी करती है? एवरी 2 ईयर में ये वन रिपोर्ट जारी करती है। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है? वो है एमपी में। और सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो वो भी एम से ही है, बट वो मिजोरम है। मिजोरम में मैक्सिमम 1% है उसके एरिया के कम के अनुपात में। तो राजस्थान का आपको 5% याद रखना भाई, ठीक है। तो बताइए क्षेत्रफल क्या है इनका वन का राजस्थान में? राजस्थान का नहीं पूछ रहे हैं, वन का पूछ रहे हैं। 16,654 वर्ग किलोमीटर। कितना प्रतिशत है? 4.87। किस रिपोर्ट के अनुसार? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। कौन जारी करता है? एफएसआई, देहरादून। राजस्थान का प्रमुख वन, मैक्सिमम वन किस प्रकार के हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और वन मुख्यतः किस एरिया में है राजस्थान के? वो है अरावली क्षेत्र में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और जवाब दो। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? एमपी, मध्य प्रदेश में है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एमपी देख लीजिए। ये हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष, नाम बताइए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। इसका नाम कमेंट कीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए हालांकि 2018 का क्वेश्चन था उस समय, और आज से लगभग 8 साल पहले का डाटा काफ़ी चेंज हो चुका है। और हम इसके डाटा, लेटेस्ट डाटा भी देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए कि नेशनल पार्क ज़्यादा है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ज़्यादा है हमारे भारत में? और अच्छा ये बताइए बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो कितने हैं? और यहीं पे ना कमीशन खेल जाता है, आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बाद में प्रेजेंट में बात करें, जो नेशनल पार्क्स हैं ना भारत में, वो हैं 107। 103 से बढ़ के ये होगा 107, ठीक है। और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 544 थी वो बढ़कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं 573। कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात करें तो कंजर्वेशन रिजर्व्स पहले थे, संरक्षण रिजर्व्स जो हैं वो पहले थे 76
और ये बढ़ के हो गए 115। और कम्युनिटी रिजर्व की बात करें जो 46 थे, इनमें एक्सट्रीम बढ़ोतरी हुई है और ये 220 हो गए। ठीक है, तो डाटा आपको याद रखना है 107, 573, 115 और 220। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अगर हम अंतर की बात करें तो क्या बेसिक अंतर आप बताएंगे इसमें? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानव गतिविधियाँ जो होती है ना, वो क्या होती है, मानव गतिविधियाँ उसमें कुछ सीमा तक अनुमति होती है। ठीक है, और चराई की सीमित अनुमति होती है, वही चराई भी करवाई जा सकती है। लेकिन इसमें मानव गतिविधि लगभग प्रतिबंधित होती है और चराई तो है ही नहीं। इसका जो संरक्षण है ये अत्यधिक स्ट्रॉन्ग, कठोर संरक्षण इसको प्रदान होता है। ठीक है, तो ये फोटो जिम कॉर्बेट का है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के डिटेल्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जेरे बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क्स। एक बार देख लीजिएगा, तो चिंगम, राजाजी, कॉर्बेट, सरिस्का, दुधवा, केवला देव, रणथंबोर, शिवपुरी, गिर, संजय गांधी, कवल, पोचरम, रंगंथू। ठीक है, चंद्रप्रभा, राजगीर, सिंपलीपाल, कान्हा, पेरियार, मधुमलई, गोंजी और सिंपलीपाल। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का फोटो। और हम देखिए, भारत का पहला जो नेशनल पार्क था वो था हेनली नेशनल पार्क। कब? 1936 में। इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। मोदी जी और मैन वर्सेस वाइल्ड जो नेशनल ज्योग्राफी ऐप पे जो आता है, उन्होंने एक शो किया था इस पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर। भारत का अगर पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कब? 1986। और यूनेस्को का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी नीलगिरी है ना। राजस्थान में वर्ड सेंचुरी है एक, उसका नाम बताएंगे आप मुझे? केवला देवा ना, कहाँ पे है ये? एक घना एक विलेज है, उसके नाम से पड़ा, भरतपुर में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व हो गए। तो आप मुझे बताइए, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में क्या क्या शामिल करेंगे हम? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में क्या शामिल करेंगे? ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो ये संख्या बदल चुकी है और आपको लेटेस्ट हमने बता दिया, उसको याद रखिएगा। और जब तक एग्जाम, उससे पहले भी इसको अपडेट करते रहना है कि राजस्थान में कितने रूह हैं। और अच्छा, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पे है? राजस्थान में ना, सवाई माधोपुर। करेक्ट। चलो बताइए, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट। ओके, ठीक है, आज हम इतनी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और आगे हम ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनमें हल्का सा समय लग सकता है हमें, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है।
हम जो भी चीज़ें यहाँ से क्लियर करके चलेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें जाके कोई और किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे कुछ बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को लेके, और उसका खूबसूरत इमेजेस के साथ आपको हम डिफ़ाइन करेंगे आसान भाषा में, ताकि आपको बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। और हाँ, हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन देखिए पढ़ाई बोरिंग ही होती है। हम कोई ऐसा चैनल नहीं है जो एंटरटेनमेंट के लिए बने कि हम बैठें और आपको चिल्लाएं नाचे कूदे, वो नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन इसका बेसिक है। और हम एक सीरियस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो है आरपीएससी और यूपीएससी के सबसे टॉप एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के। तो यार थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा, लाइफ को लेके थोड़ा सीरियसनेस तो ये मांगता ही है। तो जहाँ आप थको, मेरे कमेंट बॉक्स में आके अपनी फीलिंग्स लिखिए, वी विल इंटरेक्ट ईच अदर। आप हम बातें करेंगे, जो भी बात होगी वहाँ लिखिए। मैं हर तरह के थॉट्स के का वेलकम करता हूँ आपके लिए। और अगर आपने मेहनत की तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको मिलेगा। PYQs आर द गोल्ड माइंस। ठीक है, तो हम इनको स्किप नहीं करेंगे, और बहुत अच्छे से बहुत डीप में करेंगे। एक बार करना है पर अच्छे से करना है, ताकि हमें दोबारा यहाँ ना आना पड़े, एक बार में याद हो जाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक्स अगेन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय।